ये सुबह काफी सुहानी थी। रात को शुरू हुई बर्फबारी ज्यादा देर तक नहीं चली थी। माया उठ चुकी थी और वो इस समय बाहर हवेली के पीछे बाग के पास ही टहल रही थी। अवंतिका अभी तक सो रही थी। राजा पृथ्वीराज मौसम सही देखकर बड़ी सुबह सुबह ही निकल गए थे। अचानक अवंतिका के दरवाजे पे तेज दस्तक होने लगी। दीदी, अवनी दीदी, दीदी उठो। अवंतिका नींद से उठी और उसने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 9:40 हो रहे थे। तुम ठीक तो हो ना दी? सब कह रहे थे एक बहुत बड़े तेंदुए ने तुम पर हमला किया था। सबसे छोटी वाली बहन छुटकी ने अवंतिका का विजुअल चेकअप सा करते हुए पूछा। हम सबको कल ही पता चला। हम कल ही आ जाते, लेकिन मौसम खराब था और इंदर भैया भी नहीं थे। ऊपर से अंदर गांव में नेटवर्क भी नहीं रहता है। बड़ी वाली बहन मोहिनी ने सफाई दी। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अच्छा किया तुम सब आ गई। मैं तो वैसे भी बोर ही हो रही थी। खुद मामा के गांव जाने का सोच रही थी। अवंतिका ने उन सबको संभालते हुए कहा। अब इंदर भैया कहाँ हैं? बाहर मौसा जी के ऑफिस में ही रुक गए थे। उनको शायद कुछ काम था। बिना काम के तो वो कहीं जाते भी नहीं है। छुटकी ने मटकते हुए जवाब दिया। अच्छा तुम सब लोग बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो सभी किचन गार्डन के पास लगे बेंचों पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी माया आती है और अवंतिका उसका इंट्रोडक्शन सबसे कराती है। ये रही मेरी नई फ्रेंड माया। उस दिन तेंदुए के हमले में इसने ही अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया था। मुझे तो खरोच भी नहीं आई, लेकिन ये घायल हो गई थी। थैंक यू सो मच दीदी। उन सब ने उसका आभार व्यक्त किया। दीदी, आपने उस तेंदुए को कैसे भगाया था? वो कितना बड़ा था? आपको डर नहीं लगा? छुटकी, जो हवेली में ही रहने वाले अपनी उम्र और साइज के बच्चों के साथ खेल रही थी, उसने खेलते हुए ही माया से पूछा। अरे दिमाग चाटू, सुबह सुबह उसका सिर मत खाओ, जाओ खेलो। अवंतिका ने उसे डांटते हुए कहा। इतनी देर में अवंतिका के मामा का लड़का इंद्रजीत भी वहां पहुंच गया। हाँ, तो समय मिल ही गया प्रधान साहब को अपनी बहन से मिलने का। हाँ, अवंतिका ने मुंह फुलाते हुए कहा। मतलब बहन पर हमला हुए 3 दिन हो गए हैं। उसके बाद भी जब आप पहुंचे तो हालचाल जानने की जगह पंचायत निपटाने निकल पड़े। हाँ, अरे मुझे खुद ही देर से पता चला। खराब मौसम और लगातार बढ़ते इन हमलों के कारण बापू और हम लोग आजकल काफी व्यस्त रहते हैं। और फूफा जी ने बापू से किसी समस्या पर बात की थी। उसी सिलसिले में बापू ने कुछ निर्देश दिए थे जिसे मैं निपटा रहा था। इंद्रजीत ने अपनी सफाई पेश की। इतने में इंद्रजीत की नजर माया पर पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। अब इनका परिचय? इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, छुटकी बीच में ही टपक पड़ी। इनका नाम माया दीदी है। इन्हीं ने उस तेंदुए को पटक पटक के मार भगाया था। बहुत बड़ा तेंदुआ, आप भी उसे नहीं भगा पाते। अच्छा, वैसे इन्होंने उस तेंदुए को भगाया नहीं, बल्कि राजकुमारी से उस तेंदुए को उल्टा बचाया है। इंद्रजीत ने मजाकिया लहजे में कहा। इस बात पर वहां उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। खुद अवंतिका भी हंस रही थी। माया लगातार इंद्रजीत को ही देखी जा रही थी और इंद्रजीत भी माया को देखते हुए कुछ महसूस कर रहा था। अच्छा, मैं निकलता हूँ। फूफा जी से कुछ जरूरी काम था। क्या पापा यहाँ नहीं है? अवंतिका ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, वो सुबह ही जिलाधिकारी व दूसरे लोगों से मुलाकात करने चले गए हैं। मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने मुझसे शहर में मिलने को कहा है। शाम तक तो आ जाएंगे ना? अवंतिका ने पूछा। कह नहीं सकता, लेकिन कुछ दिन इधर ही काम रहेगा तो आता रहूंगा। इंद्रजीत माया की तरफ देखता हुआ बोला। कुछ देर रुकने के बाद इंद्रजीत वहां से चला गया। अपने ऑफिस में आईजी सुरेश टहलते हुए एक फाइल देख रहे थे। डॉक्टर अरोड़ा वहीं पास के सोफे पर बैठे सिगरेट फूंक रहे थे। तभी दरवाजा खुला और राजा पृथ्वीराज ने भीतर कदम रखा। आइए आइए राजा साहब, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आईजी सुरेश के लहजे में व्यंग छिपा हुआ था। सॉरी, आने में देर हो गई। अरे बिल्कुल नहीं, 3-4 घंटों को देर होना थोड़ी ना कहते हैं। परिस्थिति ही ऐसी बन गई थी सुरेश की देर हो गई। एक तरफ के सोफे पर बैठते हुए राजा पृथ्वीराज ने कहा। परिस्थितियां इस समय हम सब लोगों के लिए खराब ही हैं राजा साहब। आईजी सुरेश ने कहा।
इसीलिए हवेली की सुरक्षा के चक्कर में देर हो गई। क्या हुआ, फिर से बिटिया पर हमला हुआ क्या? डॉक्टर अरोड़ा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। नहीं, कोई हमला तो नहीं हुआ, लेकिन हम सबको किसी जीव के गुर्राने की आवाजें सुनाई दी थी। फिर जब छानबीन को बाहर गए तो वहां अम्बिका का हार दिखाई दिया। क्या वाकई में वो फिर से जिंदा होकर आ गई है? सुरेश ने फाइल मेज पे रखते हुए कहा। कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये वही है या उसी के जैसे कोई दूसरे जीव। राजा पृथ्वीराज बोले। वैसे जिस तरह से वो घायल थी, उसके जिंदा बचने की आशंका बहुत ही कम है, डॉक्टर अरोड़ा ने कहा। फिर ये सब क्या है? उसी साल की तरह लाशों का मिलना, उसके जेवर का यहाँ वहां पड़ा होना, राजा पृथ्वीराज ने कहा। तो हो सकता है उस प्रजाति के और भी लोग हों जो उस समय छोटे बच्चे रहे हों और जो अब बड़े हो गए हैं और उत्पात मचा रहे हैं। डॉक्टर अरोड़ा ने अपना वैज्ञानिक तर्क सामने रखा। बाकी दोनों उनके तर्क पर थोड़ी देर विचार करने लगे। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कल ही आशीष ने बताया कि 2 लड़कों के गायब होने की रिपोर्ट आई है। उनकी तलाश में जब टीम गई तो जंगलों में उन्हें उनके बैग मिले जिसमें बियर की बोतलें थी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। स्निफिंग डॉग से भी कोई मदद नहीं मिल पाई है और ना ही किसी प्रकार के पैरों के निशान ही मिले हैं। अपनी सीट पर बैठते हुए सुरेश ने कहा। टूरिस्टों के आने का मुख्य सीजन भी यही है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कर्फ्यू या प्रतिबंध लगाने से यहाँ के लोगों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। डॉक्टर अरोड़ा ने पॉइंट रखा। मेरे ख्याल से अभी वो टूरिस्ट स्पॉट जो जंगलों के पास हैं, वहाँ पुलिस फोर्स बढ़ा देनी चाहिए। मैंने विधायक से बात की है। हम ज्यादा संवेदनशील व खतरनाक इलाकों की तरफ बाड़ लगाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। आशीष भी मिला था, मुझे उसका सीसीटीवी कैमरा लगाने का आइडिया पसंद आया। उम्मीद है इसी हफ्ते से इस पर काम शुरू हो जाएगा। राजा पृथ्वीराज ने उन दोनों से कहा। अगर ये अंबिका ही है तो सबसे ज्यादा खतरा तुम्हें ही है पृथ्वी। मैं हवेली की तरफ सुरक्षा और बढ़ा देता हूँ, सुरेश ने राजा पृथ्वीराज से कहा। बाकी मौसम थोड़ा स्टेबल हो जाए और स्थिति थोड़ी नियंत्रण में आ जाए तो हम जंगल के अंदर फिर से अंबिका या वो जो कोई भी हो उसकी तलाश में निकलते हैं, सुरेश ने उठते हुए कहा। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने जाना है। अपनी कैप व कोट को उठाते हुए सुरेश ने कहा। तुमने क्या सोचा डॉक्टर? राजा पृथ्वीराज ने डॉक्टर अरोड़ा से पूछा। स्थिति को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए तुम्हारे कस्बे में ही रहूं, डॉक्टर अरोड़ा ने जवाब दिया। तो ठीक है, चलो मेरे साथ ही निकल चलो, राजा पृथ्वीराज ने उठते हुए कहा। फिर तीनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और बाहर निकल गए। अवंतिका की बहनों के आ जाने के बाद से इधर 2-3 दिन हवेली में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। हवेली का माहौल काफी खुशनुमा बना हुआ था। इस सब के बीच में सिर्फ माया कटी कटी रहती थी, लेकिन अवंतिका के सामने वो नॉर्मल बनी रहती थी। रात को वो सभी काफी देर तक जागती थी। इसी कारण सुबह 10 बजे से पहले कोई नहीं जागता था। इस मौसम में वैसे भी हवेली का काम संभालने वाले नौकर तक 8 बजे से पहले नहीं जगते थे। भोला व राजा साहब जरूर सुबह सुबह ही उठ जाते थे और माया भी उन सभी में सबसे पहले उठ जाती थी और हवेली के पीछे के बगीचों की तरफ चक्कर लगाती थी। उसके इस तरह जल्दी उठकर बाहर घूमने पर इंद्रजीत की निगाहें जरूर थीं। पुलिस एसयूवी के पास डीएसपी आशीष दोनों हाथों में पिस्तौल पकड़े अलर्ट मोड में खड़े थे। उनके पीछे नीले सूट के ऊपर लाल कलर का कोट पहने एक लड़की जमीन से एविडेंस इकट्ठा कर रही थी। ना, कोई सक्सेस नहीं। इस केस में कुछ भी रिकॉर्डेड केस से मिलता जुलता नहीं है, लड़की खड़ी होते हुए बोली। वो जिस जगह खड़े थे वहां जमीन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे बने हुए थे तथा इस तरह के निशान थे जैसे कभी यहाँ कोई बिल्डिंग रही हो। जमीन पर कुछ जगहों पर सड़ चुके मांस के जैसे निशान भी थे। अभी तक ये केस अपने आप में यूनिक ही लग रहा है डॉक्टर सौम्या। डीएसपी आशीष बंदूकों को हॉलिस्टर में रख चुके थे और एसयूवी के दरवाजे को खोलते हुए बोले। ये एक स्पेशल एसयूवी थी जिसके पीछे का हिस्सा मोबाइल लैब जैसा लग रहा था। आगे के डैशबोर्ड पर भी छोटे बड़े मॉनिटर लगे हुए थे। लेकिन कुछ तो जरूर हुआ है यहाँ। ये सब निशान अजीब तो हैं।
प्लस पैरानॉर्मल वाइब भी हाई है। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर सौम्या ने कहा, अब तक आशीष एसयूवी को स्टार्ट कर चुके थे और जंगल के कच्चे रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एसयूवी के हर तरफ लाइट लगी थी जो ऑन थी और जंगल के उस हिस्से को पूरी तरह से रोशन करे हुई थी। 1 मिनट, एसयूवी को रोको आशीष, मुझे कुछ सिग्नल मिल रहे हैं रडार पे, सौम्या ने स्क्रीन पर क्लिक करते हुए कहा। आशीष ने तुरंत एसयूवी रोक दी और डॉक्टर सौम्या की ओर देखने लगा। सौम्या एक जॉयस्टिक से स्क्रीन को कंट्रोल करने लगी। बाईं तरफ 200 मीटर। आशीष ने एसयूवी उसी तरफ बढ़ा ली। सौम्या ने एक बटन दबाया और एसयूवी के आगे ब्लैक लाइट ऑन हो गई। वो देखो, सौम्या ने कहा। आगे ब्लैक लाइट में जमीन पर कुछ चमक रहा था। ये खून से सना स्कार्फ था जिसे आशीष ने धीरे चलती एसयूवी को बिना रोके उठा लिया। आशीष, सामने देखो। सामने कुछ दूरी पर अंधेरे में गाड़ी की रोशनी में उन्हें 2 साए दिखाई दिए जो किसी चीज को खींच रहे थे। तुम गाड़ी में ही रहना। डीएसपी आशीष सौम्या को निर्देश दे के तेजी से एसयूवी से उतरे और उन सायों की तरफ दौड़ लगा दी। सौम्या तुरंत ड्राइविंग सीट पर आ गई और उसने एसयूवी को धीरे धीरे उनके पीछे लगा दिया। रुक जाओ पुलिस, आशीष ने चिल्लाते हुए कहा, जिसका उन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा, आशीष ने दोबारा वार्निंग दी। अब तक सौम्या ने एसयूवी से सर्च लाइट की रोशनी उनकी तरफ कर दी थी। रोशनी पड़ते ही दोनों ठिठक गए। ये 2 मानवीय साए थे जो पूर्णतः नग्न थे। एक मरे हुए जानवर को खींच रहा था तो दूसरे के हाथ में एक 14 साल की लड़की बेहोश झूल रही थी। वो दोनों खून से सने हुए थे और आंखें एकदम लाल थीं। तभी एक तेज अजीब आवाज आई, मानो किसी ने कार का हॉर्न बजाया हो, और वो दोनों लड़की व शिकार को छोड़कर एक तरफ भाग निकले। डीएसपी आशीष तेजी से लड़की के पास गए। आशीष तेजी से भाग रहे उन दोनों सायों को कुछ देर देखते रहे, लेकिन इस समय उन्होंने उनका पीछा करना ठीक नहीं समझा। तब तक सौम्या भी पास आ चुकी थी। उसने लड़की की नब्ज चेक की और बोली, सांस चल रही है,